Hello students, once again I welcome you at Hemdisha English classes. I am Hemant. आज मैं आपको एक नया पाठ जिसका कि नाम भोली है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट 10th क्लास से ली गई है। लेसन नंबर 9 भोली। मैं शुद्ध हिंदी में आपको ये समझाना चाहूँगा, लेकिन इसके पहले मेरी एक गुजारिश है। आप यदि मेरे चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं शुद्ध हिंदी में आपको ये कहानी भोली की सुनाने जा रहा हूँ। बहुत सुंदर पाठ है, लेकिन इसके अलावा एक गुजारिश और है। जब आप इसको समझेंगे कि तो अपनी टेक्स्ट बुक खोल के रखिएगा, जिससे आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं जाइएगा। आइएगा, मैं आपको बताता हूँ। एक लड़की थी, उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही सब उसे भोली कह के बुलाते थे। नादान सी बच्ची थी वो नंबरदार रामलाल की चौथी पुत्री थी। जब वो 10 महीने की थी, वो सिर के बल अपनी चारपाई से गिर गई और शायद उसके दिमाग का कुछ हिस्सा कमज़ोर हो गया था और इसकी वजह से उसको थोड़ी सी तकलीफ़ थी। और ये एक बात थी, इसकी वजह से अपने बच्चों से पिछड़ गई थी। उसे भोली के रूप से बुलाया जाने लगा। जन्म के समय यह बच्ची गोरी और सुंदर थी, लेकिन जब वो 2 साल की हुई तो उससे चेचक हो गई। सिर्फ आंखें बच गई, लेकिन पूरा शरीर हमेशा के लिए गहरे काले चेचक के दागों से विकृत हो गया। सुलेखा 5 वर्षों तक बोल नहीं पाई। जब उसने बोलना सीखा तो वह हकलाने लग गई। दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक बनाते थे और उसकी नकल करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वो बहुत कम बोलने लग गई। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और उनमें से सबसे छोटी थी भोली। वह एक समृद्ध खाते पीते किसान का घर था। भोली को छोड़कर सारे बच्चे तंदुरुस्त व बलशाली थे। लड़कों को पढ़ने के लिए शहर के स्कूलों में, फिर कॉलेजों में भेजा गया। लड़कियों में राधा जो सबसे बड़ी थी, उसकी शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला की भी शादी तय हो चुकी थी, और जब यह हो जाएगी तो रामलाल तीसरी चंपा के बारे में सोचेगा। ये सब सुंदर तंदुरुस्त लड़कियां थी, उन्हें दूल्हों की खोज करना मुश्किल न था। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करना चाहूँगा। राधा जो सबसे बड़ी लड़की थी, उसकी शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला की शादी भी तय हो चुकी थी। जब यह मंगला की शादी हो जाएगी तो रामलाल तीसरी चंपा के बारे में सोचेगा। वे सब सुंदर तंदुरुस्त लड़कियां थी, उसके लिए दूल्हों की खोज करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन रामपाल को भोली की चिंता थी। न तो वो दिखने में अच्छी थी और न ही वो बुद्धिमान थी। ऐसे में क्या किया जाए? जब भोली 7 वर्ष की थी तब मंगला का विवाह हो चुका था। उसी साल गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। तहसीलदार साहब उसका उद्घाटन करने आए थे। उन्होंने रामपाल से कहा, राजस्व कर्मचारी के नाते तुम गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो, तो तुम्हें गांव में एक उदाहरण रहना चाहिए। तुम्हें अपनी पुत्रियों मतलब बेटियों को स्कूल में अवश्य भेजना चाहिए। जब उस रात को रामलाल ने अपनी पत्नी के सामने इस बात के बारे में सलाह मशवरा किया तो जोर से चिल्लाई, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा? लेकिन रामलाल के पास तहसीलदार की आज्ञा न मानने का साहस ही नहीं था। आखिरकार उसकी पत्नी बोली, मैं बताती हूँ क्या करो, भोली को स्कूल भेज दो। वैसे भी उसकी बदसूरत शक्ल और कम अक्ल के कारण उसकी शादी की संभावना तो कम ही है। स्कूल के अध्यापिकाओं को ही उसकी चिंता करने दो। अपना भार अपने सर के ऊपर से हटाओ, और जो होगा तो देखते हैं आगे भविष्य में। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। भोली डर गई। उसे पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है। उसे याद आया कि किस तरह कुछ दिन पहले उसकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर ले जाया गया था और बेच दिया गया था। तो वो एकदम न, 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 नहीं 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 कह के वो डर से चिल्लाई।
और अपने पिता की पकड़ से हाथ छुड़ाने लगी और रामलाल चिल्लाकर बोला, तुम्हें क्या परेशानी है बेवकूफ़ लड़की, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। फिर उसने अपने पत्नी से कहा, आज उसे अच्छे कपड़े पहनाओ, नहीं तो अध्यापिकाएं, शिक्षिकाएं और दूसरे स्कूल की लड़कियां जब उसे देखेंगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी। भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं आए थे, उसकी बहनों के पुराने कपड़े ही उसे दे दिए जाते थे। किसी को उसके कपड़ों के सुधारने की या धोने की परवाह नहीं थी, लेकिन आज उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसने एक साफ पोशाक मिली जो बहुत बार धोने से सिकुड़ गई थी। चंपा को नहीं आती थी। उसे नहलाया भी गया और उसे सूखे और उलझे बालों में तेल भी लगाया गया। तभी उसे विश्वास हुआ कि उसे घर से बाहर किसी बेहतर जगह ले जाया जा रहा है। जब वे स्कूल पहुँचे तो बच्चे पहले से ही कक्षा में थे। रामलाल ने अपनी बेटी प्रधान अध्यापिका को सौंप दिया। वह अकेली रह गई। वह बेचारी लड़की डरी डरी आंखों से इधर उधर ताकने लग गई। वह काफ़ी सारे कमरे थे। वह हर कमरे में उसकी जैसी लड़कियां दरी पर पालती मार के बैठी थी। तो वे या तो पुस्तकें पढ़ रही थी और या स्लेट पे कुछ लिख रही थी। प्रधान अध्यापिका ने भोली को कक्षा में एक कोने में बैठने को कहा। तो इसके बाद क्या हुआ, भोली बैठ गई कक्षा में। भोली को ठीक ठाक से पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है और वहाँ क्या होता है, लेकिन वह अपनी उम्र की इतनी सारी लड़कियों को देखकर खुश थी। उसे उम्मीद थी कि इसमें से कोई तो लड़की उसकी सहेली बन जाएगी। वहाँ शिक्षिका जो कक्षा में थी वह लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आया। वह दीवारों पर बने चित्रों को देख रही थी। रंगों ने उसका ध्यान आकर्षित किया। घोड़ा भूरा था, बिल्कुल वैसा जिस पर बैठकर तहसीलदार उसका गांव देखने आया था। बकरी काली थी और जैसे कि बकरी उसके पड़ोस में तोता हरा था, और जैसे तोते उसने आम के बगीचे में देखे थे वह गाय एकदम लक्ष्मी जैसी थी। तभी भोली ने देखा कि अध्यापिका उसके पास ही खड़ी थी, उस पर मुस्कुरा रही थी। वो ऐसा कहकर उसकी शिक्षिका बोलने लग गई थोड़ा अटकते हुए, तुम्हारा नाम क्या बच्ची? वो उसके आगे कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन वो रोने लग गई और बहुत बेबसी से उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। वो कोने में अपना सिर नीचे किए बैठी थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि लड़कियों को देखे, और उसे पता था कि अभी तक उस पर हंस रही थी। जब स्कूल की घंटी बजी, सारी लड़कियां कक्षा से जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगी, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई। वह अपना कोना छोड़ने की भी हिम्मत नहीं हुई उसकी। वह सिर अभी भी नीचे था उसका, और सुबकती रही अकेली भोली। ऐसे में क्या हुआ, अध्यापिका की थोड़ी देर बाद आवाज़ इतनी मधुर और दिल को ठंडक पहुंचाने वाली थी, उसे पूरी ज़िंदगी में इस तरह से नहीं बुलाया गया था किसी ने। इस आवाज़ ने उसका दिल छू लिया। तो अध्यापिका ने कहा, बेटा उठ जाओ। यह आदेश नहीं था, बल्कि उसको बहुत प्यार से बोला गया एक सुझाव था। भोली बोली, चलो मैं उठ जाती हूँ, और उठ गई। अच्छा बेटा आप मुझे अपना नाम बताओ। वो पूरी तरह से भोली पसीने से नहा गई। क्या उसके हकलाने वाले जुबान फिर उसकी बेइज्जती कराएगी? उन दयालु महिला के लिए वो जरूर कोशिश करेगी, उसने सोचा। उसकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं थी, उस पर नहीं हंसेगी। फिर भी उसने कोशिश की, बो 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 बो। फिर वो हकलाने लग गई। उसको हकलाते समय बोलने के लिए थोड़ी सी शर्म महसूस होती थी, लेकिन फिर भी शाबाश, अध्यापिका ने कहा, उससे प्रोत्साहित किया। चलो अब बताओ तुम्हारा पूरा नाम। फिर से उसने इसी तरीके से बोली। किसी तरह वो बोल पाई, उसे तसल्ली हुई, जैसे कोई बड़ी सफलता मिली हो। शाबाश, अध्यापिका ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अपने दिल से डर निकालो, अपने दिल से डर निकालो, और तुम सब जैसा कि तुम देखते हो सब कैसे बोलते, वैसे तुम बोल पाओगी। भोली ने ऐसी देखा इस तरह से मैडम को, जैसे पूछ रही हो, क्या सचमुच में?
हाँ हाँ बिल्कुल सरल होगा, बस तुम्हें रोज स्कूल आना है। क्या तुम आओगी? भोली ने सिर हिलाया। सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा बेटा, जोर से बोलो हाँ हाँ। और भोली को खुद ही आश्चर्य हुआ, वो बोल पाई तो वो स्कूल आने के लिए तैयार हो गई। मैंने नहीं कहा था, अब ये पुस्तक ले लो। ये पूरी चित्रों से भरी हुई किताब भोली को दे दी गई, जिसमें जानवर, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और लक्ष्मी जैसी गाय हर चित्र के साथ एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था। 1 महीने में तुम ये पुस्तक पढ़ने लगोगी और फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी बड़ी किताबें दूंगी। इस प्रकार से उस अध्यापिका ने उसका कुछ खूब प्रोत्साहन बढ़ाया। और सुन लो, तुम अगर ये किताबें पढ़ लिख लोगी ना तो तुम गांव की सबसे बड़ी पढ़ी लिखी लड़की कहलाओगी। तो भोली को अचानक ही गांव के मंदिर की सब घंटियां बज रही ऐसा लगने लग गया था, और घर स्कूल के सामने बड़े बड़े लाल फूल खिल उठे हैं। उसका दिल में नई नई उम्मीदें और नई नई जिंदगी आ रही ऐसा उसको लग रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। सालों साल बीत गए, गांव एक छोटा कस्बा बन गया, वहाँ हाई स्कूल बन गया और रेलवे स्टेशन पर डाक रेलगाड़ी रुकने लगी थी माल लेने के लिए। एक रात को खाना खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तो क्या मैं विशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ? पत्नी ने बोला, इसमें क्या शक की बात है? बोली, इतना संपन्न दूल्हा पाकर बहुत भाग्यशाली होगी। बड़ी दुकान, अपना घर, और मैंने सुना है कि बैंक में हजारों रुपए हैं, और तो और वो कोई दहेज भी तो नहीं मांग रहा। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, 45 या 50 आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं है। हम भाग्यशाली कि भोली के लिए इतना अच्छा लड़का मिल रहा है। क्योंकि वो दूसरी गांव का है तो उसको क्या पता है कि भोली का हालचाल, बोलने का तरीका कैसा क्या है। हाँ, पर मैं सोचता हूँ, उसका हस्बैंड बोला, भोली क्या कहेगी, वह बुद्धिहीन क्या कहेगी, वो तो बेजुबान गाय जैसी है। रामलाल, जो कि भोली का बाप था, उसने बड़बड़ाया, तुम शायद ठीक कह रही हो। आंगन के एक कोने में भोली अपनी चारपाई पर लेटी हुई जाग रही थी और माता पिता की बातें गौर से सुन रही थी। विशंबरनाथ एक अमीर किराने वाला था, बहुत से दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शादी करने आया। उच्च स्तरीय बैंड बाजे वाले हिंदी फिल्म की लोकप्रियता की धुन को बजते हुए जुलूस में चल रहे थे और दूल्हा सजे हुए घोड़े पे बैठा था। रामलाल ऐसा आलीशान व्यवहार देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी बेटी की इस धूमधाम से शादी होगी। भोली की बड़ी बहनें जो शादी में आई थी वो उसके भाग्य से ईर्ष्या कर रही थी। जब शुभ मुहूर्त, पूरी तरह से शुभ मुहूर्त आया तो पंडित जी बोले, दुल्हन को ले आओ शादी के मंडप में। दुल्हन मतलब भोली लाल सिल्क की साड़ी पहनकर इस भोली को पवित्र वेदी के पास दुल्हन की तरह बिठा दिया गया और जयमाला डालने को बोलने गया। दुल्हन ने पीले गेंदे के फूलों की जयमाला को उठाया और महिला ने दुल्हन के चेहरे से सिल्क का घूंघट हटा दिया और विशंबर ने जल्दी से उसकी एक झलक देखी। जयमाला लिए हुए दूल्हे के हाथ रुक गए। दुल्हन ने धीरे से अपना घूंघट खींचकर अपना चेहरा ढक गया। तब विशंबर ने पास खड़े अपने दोस्त से कहा, क्यों, तुमने उसे देखा? उसके चेहरे पे तो चेचक के निशान है यार। तो क्या हुआ, तुम भी तो युवा नहीं हो। ठीक है, इतनी आदि में से शादी करूंगा, चलो मैं इससे शादी करता हूं, लेकिन इसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे। रामलाल गया, अपनी पगड़ी, अपनी इज्जत विशंबर के पैरों में रख दी। मेरी बेइज्जती मत करो और ये 2000 रुपये और ले लो। नहीं नहीं नहीं, 5000, या हम वापस जाते हैं, बेटी को अपने पास रख लो, कुछ तो ख्याल करें। आप चले जाएंगे तो गांव में मेरी कितनी बेइज्जती होगी। और रामलाल आंसू भरे चेहरे से अंदर गया और तिजोरी खोली, रुपए गिने। उसने दूल्हों के पैरों पे बंडल रख दिया। काय का बंडल? पैसों का। विशंबर के लालची चेहरे पर जीत भरी, जिसको बोलते ही धूर्तता से पूर्ण मुस्कान आ गई। उसने जुआ खेला था, वह जीत गया। उसने कहा, ओके लाओ मेरे को जयमाला दे दो। फिर उसने दुल्हन के चेहरे से घूंघट सरक गया। इसके बाद
उसने आंखें खोली, वो ऊपर देख रही थी, सिर्फ अपने भावी पति की आंखों में, और आंखों में न तो गुस्सा था न ही नफरत, सिर्फ ठंडा शांत स्वभाव था। विशंबर ने दुल्हन के गले में डालने के लिए जयमाला ऊपर उठाई, लेकिन इसके पहले वह डाल पाता, भोली का हाथ बिजली की गति से उठा और उसने माला आग में डाल दी। ये क्या हो गया? वो उठ गई, घूंघट और चुंदरी उतार के फेंक दी। भोली ने साफ साफ तेज आवाज में कहा, पिताजी। और उसके पिता, माँ, बहनें, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी सब आवाज उसके सुनकर दंग रह गए, जिसमें जरा सी भी हकलाहट नहीं थी। भोली का कहना था, पिताजी अपने पैसे वापस ले लीजिएगा, मैं इस आदमी से विवाह नहीं करूंगी। और बाप रे, रामलाल तो एकदम भौचक्का रह गया। वो बोला, अरे तेरे को शर्म नहीं आती? रामलाल बोला, भोली कि तुम पागल हो गई हो? अपने परिवार की बदनामी कराना चाहती हो? कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो। भोली ने कहा, आपकी इज्जत की खातिर ही मैं इस बूढ़े और लंगड़े आदमी से शादी करने को राजी हो गई थी, लेकिन इस निर्दयी, लालची और घिनौने कायर आदमी को अपना पति नहीं बना सकूंगी। मैं नहीं करूंगी इससे शादी, जो बन जाए वो कर लो। कितनी बेशर्म लड़की है। हम सब ने सोचा था कि एकदम बेजुबान है। बोली गुस्से से भरी वृद्ध महिला की तरफ बोली, हाँ चाची जी, आप सही कह रहे हो, ये जो कितनी बेशर्म लड़की, एक चाची ने कहा था। आप सही कह रहे हो, तुमने सोचा कि मैं एक बेवकूफ़, कहीं भी हाथ देने वाली गाय हूँ। यदि तुम मेरा हाथ इस निर्दयी इंसान के हाथ में देना चाहते थे, लेकिन अब बेजुबान गाय, हकलाने वाली मूर्ख लड़की अब बोल रही है, क्या आप सुनना चाहते हैं? विशंबरनाथ राशन वाला अपने लोगों के साथ वापस जाने लग गया। भ्रमित से बैंड वालों ने सोचा कि रस्में खत्म हो गई है, उन्होंने विदाई गीत बजा दिया। रामलाल ठगा सा जड़वत रह गया। उसका सिर दुख और शर्म के बोझ से झुक पड़ा। आखिरकार उसका अपमान हो चुका था, लड़की का बाप था वो। इसके बाद की कहानी पढ़ते हैं। पवित्र वेदी की आग धीरे धीरे बुझ गई, सब जा चुके थे। रामलाल भोली की तरफ मुड़ा और कहा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा विवाह क्यों नहीं होगा? सुलेखा ने कहा बहुत शांत भाव से, अरे पिताजी, आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपकी वृद्धावस्था में मैं और आपकी माँ की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिसमें मैंने कुछ सीखा है। फिर उस अपनी मैडम की तरफ मुखातिब हो गई, बोली, मैडम क्या ये ठीक नहीं होगा? जो उसकी मैडम थी अध्यापिका, वो एक कोने में खड़ी हुई थी, इतनी देर से ये सब ड्रामाबाजी देख रही थी। वो बोली, हाँ भोली, जरूर जरूर, बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसकी मुस्कुराती आंखों में गहरा संतोष था। जिस प्रकार एक कलाकार को अपनी सर्वोत्तम कलाकृति के समाप्त होने पर संतुष्टि मिलती है। भोली के इस बात करने के बाद सब लोग संतुष्ट हुए। उन्होंने एक नया रूप देखा और ये बहुत ही आश्चर्यजनक ड्रामा हुआ। मतलब भोली अपने आत्म स्वाभिमान पे अडिग रही। इसके बाद भोली ने वो नया स्कूल ज्वाइन किया और अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए आगे सहज रूप से तैयार हो गई। एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के पिताजी को उसकी चिंता क्यों थी? भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर because of her had 7 children, but she had either good looks nor intelligence. Nobody would marry her. भोली के पिताजी को इस बात की चिंता इसलिए थी कि उसके 7 बच्चों में सिर्फ वही ऐसी थी जो न तो देखने में अच्छी थी, नहीं बुद्धिमान थी, नहीं उससे शादी कर सकता था। अगला क्वेश्चन छोटा सा और है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल? किन असामान्य कारणों से भोली को स्कूल भेजा गया? भोली को स्कूल इसलिए भेज दिया गया क्योंकि तहसीलदार ने उसके पिता से कहा था कि नंबरदार होने के नाते उन्हें गांव के सामने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजकर एक उदाहरण पेश करना चाहिए जिससे और लड़कियां पढ़ने आ सके। तो ठीक है, उसके पिताजी रामलाल को
तहसीलदार की बात स्वीकार करनी पड़ी और भोली को स्कूल भेजना पड़ा। डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या भोली को अपना पहला दिन स्कूल में अच्छा लगता है? भोली डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट स्कूल। शी वॉज हैप्पी टू फाइंड so many girls of her own age there. She enjoyed and became happy her first day at school as the hope that one of these girls might become her friend. तो विद्यार्थियों, ये कुछ एक्सप्लेनेशन के बाद, प्योर हिंदी एक्सप्लेनेशन के बाद, ये एक आध दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो मेरे को लगा मुझे आपको बता दिए जाए। तो आप और भी क्वेश्चन याद करके अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इसके पहले कि मैं अपना ये पाठ खत्म करूँ, एक समरी आपके सामने बताना चाहूँगा इसके बारे में, छोटी सी समरी जो कि बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दिस स्टोरी इज अबाउट ए गर्ल हुज रियल नेम वॉज सुलेखा। शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल एंड फेयर। लेटर शी सफर्ड फ्रॉम ब्रेन स्ट्रोक, a smallpox. She became disfigured and ugly, so people started calling her Bholi, as she remained a backward child. Her parents were worried about her, and as a reminder of backward wild child, her parents really they worried about her. Forward her marriage. His father, being the Nambardar, had to obey Tehsildar's order and sent her to school. Her teacher changed the course of her life by keeping kind and passionate towards Boli. Few years later, a marriage proposal from the elderly rich man was presented in front of Boli's parents. First of all, Bhori agreed to keep the honor of her present. When the man demanded a dowry bloody for rupees 5,000 because of the pock marks, she refused to marry a greedy man. She decided boldly that she will teach in a school and take care in the school where she studied, and she would like to take care of her parents. This story shows the proper support and emotional security. It is very important in a child's development. तो विद्यार्थियों, ये समरी यहाँ पे समाप्त होती भोली के पाठ के साथ ही। मैं एक बार फिर से आपको गुजारिश करना चाहूँगा, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सब दोस्तों में बांटिए और बहुत शानदार तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए। जैसा कि मैं शुरू में आपसे निवेदन करता हूँ, उसी तरह का निवेदन मैं आखिर में फिर से करूँगा कि ये पाठ आपके सामने चल रहा होगा तो आप अपनी अंग्रेजी की किताब खोल के रखिएगा, उसके साथ ही इस पाठ को सुनते जाइए। आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं जाएगी क्वेश्चन आंसर याद करने में, और इस बात की मैं अच्छी तरह से पूर्ण विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि आप लोग अगर इस पाठ को अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में कोई अगर एक्सटेक्ट होता है MCQ से कुछ भी, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। और आप लोगों के लिए मेरा भरपूर ब्लेसिंग्स के साथ यही कहना है, लिव लॉन्ग, लिव हैप्पीली एंड बिकम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर लाइफ। आगे मैं अपने नया पाठ पढ़ाऊँगा आपको, उसके पहले टिल डेट goodbye, have a nice day, have a nice life. Thank you for watching the scene and this video, and be happy. Please like, subscribe and share my channel. Once again reminding, be happy and Jai Hind, Jai Bharat. Thank you very much.